हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास पेपर 2 जिसका नाम है बैंकर्स हैंडबुक ऑन ऑडिटिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ऑडिटिंग और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑडिट का मतलब समझते हैं कि ऑडिटिंग बेसिकली यहाँ पर होती क्या है। ठीक है, तो देखो ऑडिटिंग का सिंपल सा मतलब है किसी चीज को चेक करना, वेरीफाई करना और पता लगाना कि वो एक्यूरेट और रिलायबल है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक ए पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करता है। उसने यहाँ पर एक बी पर्सन को एज अ सेल्समैन यहाँ पर अपॉइंट किया और इसे बोला कि आप यहाँ पर मेरे यहाँ पर मेरी कार को सेल करो, ठीक है। और उसकी जितने भी डिटेल्स हैं, जैसे कि कार का प्राइस क्या है, उसका मॉडल क्या है, ठीक है, आपने कितने में बेचा, उसकी सारी डिटेल जो है अपने पास रिकॉर्ड करके रखो। प्रॉपर यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो बी पर्सन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने जैसे जैसे यहाँ पर कारें बेची उसकी सारी डिटेल जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करके रख ली, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन एक सी पर्सन को अपॉइंट किया और कहा कि सी पर्सन आप जाओ और बी पर्सन की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे यहाँ पर एग्जामिन करो, उसे यहाँ पर चेक करो कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, इसमें किसी भी तरह की एरर तो नहीं है, इसमें किसी भी तरह की फ्रॉड तो नहीं है। तो सी पर्सन ने ऐसे ही किया, वो बी पर्सन के पास गया, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ली, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन किया, उसको वेरीफाई किया, चेक किया और पता लगाया कि वो एक्यूरेट और रिलायबल है कि नहीं। तो ये जो सी पर्सन है इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑडिटर, ठीक है। और उसने ये जो फंक्शन परफॉर्म किया है उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑडिटिंग। यानी कि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामिनेशन करना, ताकि पता लगाया जा सके कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट और रिलायबल है कि नहीं। यही हमारा ऑडिटिंग जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो मीनिंग क्या कह रहा है, ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ऑडिटिंग ऑडिटिंग के अंदर हम लोग सिस्टमैटिक वे में एग्जामिनेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और प्रोसीजर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो एग्जामिनेशन है, वेरिफिकेशन है, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग की जाती है, प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है। क्लियर है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि यहाँ पर एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के और जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर एक्यूरेट, रिलायबल और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस ऑडिट। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर एक्यूरेटली ऑडिट को डिफाइन करती है। पहली स्टेटमेंट देखो, ए प्रोसीजर फॉर एग्जामिनिंग द टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी। तो ऑडिट एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम कंपनी के टेंजिबल एसेट्स को यहाँ पर एग्जामिन करते हैं। या फिर एन इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया था, उसकी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसे ऑडिट कहते हैं। या फिर प्लानिंग एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो हम फ्यूचर में एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक प्लान एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, उसे हम ऑडिट कहते हैं। या फिर एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या है,
करेक्ट है। ठीक है, तो जब हम एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो वो हमारा ऑडिट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूड। तो हमारी जो ऑडिटिंग है उसके कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स होते हैं। तो पहला देखो, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटिटी। तो ऑडिटिंग के अंदर जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है उसकी सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक वे में यहाँ पर एग्जामिनेशन की जाती है। तो बिल्कुल ये हमारा फीचर होता है ऑडिट का। नेक्स्ट, ऑडिट इज क्रिटिकल रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटिंग के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग सिस्टम है और जो इंटरनल कंट्रोल है उसे हम क्रिटिकली रिव्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं कि ये इफेक्टिव तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट, ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन। तो जो ऑडिट है उसको यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है या फिर बॉडी ऑफ पर्सन भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। बस कंडीशन क्या है कि वो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये भी हमारा फीचर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं ऑडिटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑडिट को परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पर्पस है जो कि ऑडिट का पर्पस नहीं होता है। पहला, एन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम ऑडिट इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका हम एक ऑब्जेक्टिवली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर सके और चेक कर सके कि वो एक्यूरेट और लेवल है या फिर नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल पर्पस होता है। नेक्स्ट, टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने बनाई है उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करना, यानी कि जो लोगों का ट्रस्ट है उसे यहाँ पर इंक्रीज करना। तो ये भी हमारा एक पर्पस जो है वो होता है। क्योंकि देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग करवाते हैं, उसकी चेकिंग करवाते हैं, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो भरोसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो इंक्रीज होता है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिड्यूस रिस्क टू इन्वेस्टर। ठीक है, तो हमारे जो यूजर्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यानी कि उसको स्टडी करके उसके बेस पर डिसीजंस लेते हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाया जाता है तो इन्वेस्टर को, स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स को लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट होगी और इसके बिहाफ पर वो डिसीजन मेकिंग भी जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर हम ऑडिटिंग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसको इंप्रूव करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो ऑडिट है उसका जो पर्पस है वो ये वाला नहीं होता है। हालांकि इनडायरेक्टली हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, पर डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना ये हमारा ऑडिट का पर्पस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू रिपोर्ट ऑन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 की बात करें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑडिटर है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसे किसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर देनी होती है। पहला, whether the company will profitable in the future according to accounting standard। तो हमारी जो कंपनी है वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में बताना। या फिर whether the company is paying the tax correctly, हमारा जो कंपनी है वो टैक्स यहाँ पर करेक्टली पे कर रही है कि नहीं कर रही है उसका पता लगाना और उसके बारे में रिपोर्ट करना। या फिर द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारा जो ऑडिटर है उसकी यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि वो यहाँ पर पता लगाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, साथ ही साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो ऑडिटर है उसको इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को जो है वो देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसके अलावा कुछ यहाँ पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जिसके लिए ऑडिटर यहाँ पर ऑडिटिंग परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट एरर इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है,
तो हम यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर जो भी एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हो और वो हमारे बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो ये भी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं फ्रॉडुलेंट, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंट करने का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। नेक्स्ट हमारा टू रेकमेंड वेज टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल। तो जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको मजबूत बनाने के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि जब ऑडिटर इंटरनल जो हमारे ऑडिटिंग परफॉर्म करता है तो उसे कई सारे वीकनेसेस मिलते हैं इंटरनल कंट्रोल के, जिसको वो बताता है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उस ऑडिटर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग स्टेप्स लेती है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो हमारी जो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उसमें इंप्रूवमेंट्स करने के लिए सजेशन प्रोवाइड करना, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो मार्केटिंग के साथ हमारा जो ऑडिटर है वो रिलेटेड नहीं होता है, तो ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, डैश एंड मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन इनएक्यूरेसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि ऐसे मिस्टेक जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त, प्रोसेस करते वक्त, रिपोर्ट करते वक्त होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके अंदर इनएक्यूरेसी आ जाती है, उन मिस्टेक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अकाउंटिंग इनकंसिस्टेंसीज, फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग एरर्स और बुक कीपिंग डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा, अकाउंटिंग एरर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब आपको पता है, तो अकाउंटिंग के अंदर एक बिजनेस जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करती है, क्लासिफिकेशन करती है उसकी, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस करती है, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान सके। तो ये जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है इसके अंदर कई ऐसे स्टेजेस होते हैं जहां पर गलतियां होने के चांसेस होते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग करते वक्त मान के चलो आपने यहाँ पर सैलरी पे की थी 10,000 रुपए की, ठीक है, पर आपके अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कर दी कितने की, 1 लाख रुपए की। तो ये क्या है, एक मिस्टेक है जो कि रिकॉर्डिंग के वक्त हुई है। उसके बाद कई बार क्लासिफिकेशन के टाइम भी यहाँ पर गलती हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन सैलरी पे की थी 10,000 रुपए की, ठीक है, और उसको आपने रिकॉर्ड किया 10,000 रुपए, पर जब आपने उसकी क्लासिफिकेशन की यानी कि उसके रेलिवेंट अकाउंट में आपने जब उसको ट्रांसफर किया, तो आपने क्या किया, जो एंट्री है वो यहाँ पर डेबिट के बजाय यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन के वक्त जो गलती हुई है। ठीक है, ऐसे ही समरी प्रिपेयर करते वक्त जैसे आप टोटल कर रहे हो, तो जो टोटल है वो है 50,000 का, पर आपने कितना लिख दिया, आपने यहाँ पर 50 लाख का लिख दिया। तो ये हमारी कुछ मिस्टेक्स है जो कि अकाउंटिंग करते वक्त यहाँ पर अराइज होती है। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ एरर की बात करें यानी कि जो अकाउंटिंग एरर है, तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली बात कर रहा हूं मैं, पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा है हमारा क्लैरिकल एरर। ठीक है, तो अगर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते वक्त कई सारे यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल पे आपने सुना होगा कि यहाँ पर जब भी सैलरी पे की जाएगी, जब भी यहाँ पर सैलरी पे की जाएगी, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, क्या है, एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि आप यहाँ पर सैलरी अकाउंट को, आप यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करोगे। ठीक है, पर यहाँ पर अकाउंटेंट ने क्या किया, जो हमारा एम्प्लॉय है जिसको हमने सैलरी पे की थी, मान के चलो उसका नाम सोहन है, तो उसने सोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है। और जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, तो वो जो एरर कहलाती है वो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एरर है वो है क्लैरिकल एरर। ठीक है, क्लैरिकल एरर तब होती है जब हमारा जो अकाउंटेंट है या फिर जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि हमारा जो सैलरी पे की गई थी वो 10,000 की पे की गई थी, ठीक है, पर क्या हुआ, हमारे अकाउंटेंट ने सैलरी अकाउंट में जो डेबिट किया वो कितने का किया, 8,000 रुपए का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मिस्टेक है वो हमारे जो स्टाफ है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक एरर, मतलब कि डाटा एंट्री के वक्त जो एरर हो सकती है, मैथमेटिकल एरर है, उसकी वजह से यहाँ पर एरर हुई है, तो वो हमारी क्लैरिकल एरर जो है वो कहलाती है। यानी कि जैसे हम डाटा एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर जो गलतियां हो रही है। तो दो तरह की एरर, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है और एक क्लैरिकल एरर है।
एरर प्रिंसिपल तब होगी जब आप इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, और क्लरिकल एरर तब होगी जब आपने यहाँ पर नेग्लिजेंस किया और अमाउंट को गलत यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो कर दिया है। अभी ये जो क्लरिकल एरर होती है इसको हम फॉर द थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, जो एरर ऑफ ओमिशन है ये तब अराइज होता है जब हम एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आपने यहाँ पर सैलरी पे की, कितने की पे की, 10,000 पे की। ठीक है, और आपने इस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये जो एरर है वो हमारी ओमिशन कहलाएगी जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो एरर ऑफ ओमिशन होती है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। कंप्लीट ओमिशन तब होता है जब हम किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ये वाली आपको दी। पार्शियल ओमिशन तब होता है जब हम ट्रांजेक्शन के किसी एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। जैसे अगर आपने सैलरी पे की तो उसका डेबिट एस्पेक्ट क्या है कि हमें सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है कि हमें कैश अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करना है। ठीक है, तो मान के चलो आपने सैलरी पे की, आपने यहाँ पर 10,000 रुपए सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, पर कैश अकाउंट में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी पार्शियल ओमिशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन। क्या है हमारे यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, कमीशन तब अराइज होता है जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करते हो पर उसकी जो अमाउंट होती है, उसकी जो साइड होती है वो आप यहाँ पर गलत कर देते हो। जैसे एग्जांपल दिए, आपने यहाँ पर 10,000 रुपए की सैलरी पे की। ठीक है, आपने यहाँ पर सैलरी अकाउंट में भी उसकी एंट्री की, कैश अकाउंट में भी आपने एंट्री की, यानी कि आपने रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की, पर जो अमाउंट है वो गलत कर दिया। आपने सैलरी पे की 10,000 की, आपने लिख दिया 8,000। तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो पर उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपने यहाँ पर गलत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, तो कंपनसेटिंग एरर एक ऐसी एरर होती है जो कि किसी दूसरी एरर का जो इम्पैक्ट है उसको खत्म कर देता है। जैसे आपको पता होगा कि जब भी कोई यहाँ पर एरर होती है, अकाउंटिंग एरर होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। तो आपने पेपर 1 में ट्रायल बैलेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसकी दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। और हम मान के चलते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए, और अगर किसी भी टाइम ये इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती हुई। जैसे एग्जाम्पल दिए, आपका डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो 40,000 है, क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो 60,000 है, तो ये 20,000 का जो डिफरेंस है ये क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे गलती। तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि मान के चलो कोई एक एरर हो गई। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर क्या है कि आपने सैलरी पे की, कितने की, 40,000 की, डेबिट साइड। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 40,000 से। ठीक है, पर कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया सिर्फ और सिर्फ 20,000 से, जिससे डेबिट बैलेंस हुआ 40,000 का, क्रेडिट बैलेंस हुआ 20,000 का। ठीक है, ये हो गया एरर, इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट पड़ा। अब एक और एरर हो गई, मान लीजिए चलो आपने यहाँ पर जो वेजेस पे किए थे वो यहाँ पर पे किए थे 40,000 के, आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया कितने से, 20,000 से, और कैश अकाउंट को 40,000 से। ये भी एक मिस्टेक है, ये भी एक मिस्टेक है, पर इसकी वजह से क्या हुआ, जो वेजेस है इसका जो डेबिट साइड है इसका जो बैलेंस आया वो कितना है, 60,000, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो कितना आ गया यहाँ पर, 60,000। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो पहले डेबिट बैलेंस कितना था, 40,000, यहाँ पर 20,000 डेबिट बैलेंस बढ़ा तो टोटल कितना होगा, 60,000। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कितना था, 20,000, 40,000 इंक्रीज हुआ तो 60,000। अब आप देखोगे ये इक्वल होगा, यानी कि इस एरर ने इस एरर के इंपैक्ट को खत्म कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहलाएगा। आई होप आपको ये सारी टाइप के जो एरर वो क्लियर होंगे। अब फटाफट से जो क्वेश्चंस के आंसर है वो यहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, सैलरी पेड इज रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश एंड दिस एरर इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एक सैलरी पे की थी, हमने सैलरी अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी है, पर हमने कैश अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये कौन सी एरर है।
पहला है कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर, कमीशन एरर या फिर ओमिशन एरर। तो ऑप्शन डी ओमिशन एरर इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं इसको और आगे लेकर चलूं तो कौन सा ओमिशन एरर है, पार्शियल या फिर कंप्लीट? तो आंसर क्या रहेगा, पार्शियल। ये हमारा पार्शियल ओमिशन है, क्योंकि एक एस्पेक्ट को हमने रिकॉर्ड कर दिया है पर जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर ऑफ कमीशन? तो एरर ऑफ कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो पर गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है कि पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। जैसे आपको पता है कि जो अकाउंट होते हैं उसके दो साइड होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। तो मान के चलो आपने वेजेस पे किए 10,000 के और ये हमारा जो अकाउंट है वो वेजेस अकाउंट है, ठीक है। तो आपको करना था वेजेस अकाउंट डेबिट। क्या करना था आपको, वेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 रुपए से। आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि क्रेडिट साइड में 10,000 एंट्री कर दी। तो ये हमारा क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन होगा, करेक्ट अमाउंट को अगर आप रॉन्ग साइड करते हो। उसके बाद पोस्टिंग और रॉन्ग अमाउंट और करेक्ट साइड। तो यहां पर आपने क्या किया, 10,000 की वेजेस पे की। उसके बाद आपने उसको डेबिट साइड ही रिकॉर्ड किया पर जो अमाउंट है उसे गलत कर दिया। आपने क्या किया, वहां पे 8,000 लिख दिया। तो ये क्या है, मिस्टेक हुआ। तो 8,000 हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 2,000 कम कर दिया आपने। उसके बाद पॉजिटिव और रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड, तो दोनों ही गलत हो गए कि अमाउंट भी रॉन्ग है और हमारी जो साइड है वो भी रॉन्ग है। आपने मतलब क्रेडिट पे एंट्री कर दी और कर भी दिया 8,000 से। तो ये भी हमारा एरर कमीशन होता है। उसके बाद है मिस्टेक कमिटेड इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। तो अगर जो लेजर अकाउंट है उसका आपने बाद में बैलेंसिंग किया, ठीक है, यानी कि बाद में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उसके बाद कितना बैलेंस बचा वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मान के चलो जो बैलेंस है वो कितना है, 40,000 का, पर आपने क्या किया, उसको 4 लाख लिख दिया। तो ये भी तो हमारी एरर है। तो कौन सी एरर होगी, एरर ऑफ कमीशन। तो आंसर क्या होगा, तो फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया, फटाफट से आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सारी की सारी हमारी एरर ऑफ कमीशन जो है वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्म हैज पेड सैलरी टू स्टाफ मेंबर बट हिज पर्सनल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज, ठीक है। तो हमारी जो फर्म है उसने यहाँ पर अपने स्टाफ मेंबर को सैलरी पे की पर उसकी पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो कौन सी एरर होगी, तो ऑप्शन सी हमारा एरो प्रिंसिपल इज अ करेक्ट आंसर। क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पर सैलरी पे करेंगे तो हमारा एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो कहता है कि कंपनी को अपना सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, ना कि एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर स्टाफ मेंबर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो ये हमारी यहाँ पर कौन सी गलती होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। कौन सी गलती होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वे टू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग एरर्स। तो इसमें से हमारा कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे हम यहाँ पर अकाउंटिंग एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, the auditor checks the accuracy of trial balance by verifying the totals of debit and credit balance। तो सबसे पहले हमारा जो ऑडिटर है वो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बेसिकली हमारे जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस से प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना है, यहाँ पर 40,000 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कैश अकाउंट लेके 40,000 यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी अकाउंट्स के भी करोगे। तो देखो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है, इट मींस कि यहाँ पर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मतलब कि जो अकाउंटिंग एरर है वो यहाँ पर नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि उसका जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो गलती नहीं हुई है, अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर गलती है। हालांकि हालांकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं वो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होने के बावजूद भी अराइज होती हैं। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग जो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल थी, तो अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल की है तो उसकी वजह वो जो एरर होगी उसको आप ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, पर बाकी के जो एरर्स है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑडिटर है जितने भी हमारे लेजर अकाउंट के नेम्स है उनको यहाँ पर कंपेयर करेगा किसके साथ, उन अकाउंट्स के साथ जो कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो किया है, तो हम चेक करेंगे कि सारे के सारे जो लेजर अकाउंट्स है उसको हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है कि नहीं, और उसके जो अमाउंट्स है जो बैलेंस है वो यहाँ पर करेक्ट है या फिर
नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑल अकाउंट्स एंड टोटल्स एंड बैलेंसेस आर वेरीफाइड फॉर एक्यूरेसी एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन द ट्रायल बैलेंस। तो जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उनके जो टोटल बैलेंसेस हैं उनको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमारा जो ऑल ऑफ द अबव होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे का सारा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फ्रॉड। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉड को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉड का यहाँ पर मतलब समझ लो कि फ्रॉड का यहाँ पर मतलब है क्या। फ्रॉड का मतलब होता है किसी को धोखा देकर कोई फाइनेंशियल गेन जो है वो ऑब्टेन करना। जैसे अगर मान के चलो हमारा ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो ए पर्सन है वो हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है, और बी पर्सन को इस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना है, पर इसे नहीं पता कि इसका ओनर कौन। तो एक सी पर्सन आता है और इससे मिलता है और इसे झूठे डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा करता है कि वो इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है और इसको यहाँ पर बेच भी देता है और पैसा लेके भाग जाता है। तो सी पर्सन ने बी पर्सन को क्या दिया है, यहाँ पर एक तरह का उसके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि सी पर्सन ने इंटेंशनली बी पर्सन को धोखा दिया है ताकि वो फाइनेंशियल गेन जो है वो ऑब्टेन कर सके, फाइनेंशियल गेन जो है वो अचीव कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर मिस्टेक से, गलती से यहाँ पर किसी को धोखा दिया तो वो भी हमारा फ्रॉड कहलाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर हमारा जो सी पर्सन है वो ए पर्सन का यहाँ पर क्या था, एजेंट था। क्या था यहाँ पर, एजेंट था, है ना। अब मान के चलो जो हाउस प्रॉपर्टी इसका ओनर ए नहीं है बल्कि कौन है, यहाँ पर हमारा कोई डी पर्सन, यानी कि ए पर्सन यहाँ पर हाउस ओनर नहीं है, ठीक है। पर जो सी पर्सन है वो इसका एजेंट है। तो ए पर्सन ने इसको भरोसा दिलाया था कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो इसकी है, पर असलियत में इसकी नहीं थी। तो यहाँ पर भरोसे के बिहार पर इसने यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट्स दिखाए और इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच दी। तो क्या इसने यहाँ पर फ्रॉड किया, नहीं। फ्रॉड किसने किया, फ्रॉड तो इसने किया है इंटेंशनल, पर इसने बाय मिस्टेक यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये हमारा फ्रॉड नहीं कहलाएगा। इंटेंशन होनी यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट फ्रॉड को यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करती है, तो पहली देखो, ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कि कोई एसेट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसके अंदर जो ओपिनियन है लोगों के वो डिफरेंट है, तो क्या ये फ्रॉड है, नहीं। नेक्स्ट, एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ डिसेप्शन टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेज। तो हमने एक इंटेंशनली एक यहाँ पर एक्ट परफॉर्म किया है डिसेप्शन का। डिसेप्शन का मतलब है धोखा देना, टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेज। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी भी देख लो, इफ फेलियर टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस, तो ये हमारा फ्रॉड नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about misappropriation of cash is not correct। तो सबसे पहले मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ये हमारी एक फ्रॉड की टाइप है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के अंदर हम कैश की हेरा फेरी करते हैं। जैसे मान के चलो किसी बैंक के अंदर जो कैशियर है उसने क्या किया, जो कैश उसके पास था, जो भी उसने डिपॉजिट कस्टमर से एक्सेप्ट किए थे, उससे जो उसके पास कैश आया था उसकी उसने हेरा फेरी कर दिया, यानी कि उसमें से कुछ पैसा उसने यहाँ पर चुरा लिया अपने पास और अकाउंट्स में इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उसकी चोरी भी यहाँ पर पकड़ी ना आ जाए। तो ये हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कहलाता है, ठीक है। अब ये भी फ्रॉड है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ रहा था पहला, मेजर फ्रॉड अकरिंग इन कैश डिपार्टमेंट इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ पेमेंट्स एंड रिसिप्ट, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड होते हैं वो मेजरली हमारे कैश डिपार्टमेंट के अंदर अकर होते हैं। कैसे अकर होते हैं, तो हमारे जो कैश डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो यहाँ पर जो पेमेंट्स होती है और जो रिसिप्ट होती है उनमें मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे पेमेंट्स को ज्यादा दिखा दिया, रिसिप्ट को कम दिखा दिया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, मेथड्स इंक्लूड शोइंग इन्फ्लेटेड एक्सपेंस और रिकॉर्डिंग फ्योर रिसिप्ट टू मिस एप्रोप्रिएट कैश, ठीक है। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करने के हमारे कुछ मेथड्स है, जैसे कि हम एक्सपेंसेस को ज्यादा शो कर रहे हैं, एक्चुअली में एक्सपेंस हुए थे 8,000 के पर हमने उसको शो कर दिया 80,000 रुपए के। और दूसरा कि हमने जो रिसिप्ट हुई थी उसको कम शो कर दिया, हमें रिसिप्ट हुई थी 80,000 रुपए की, हमने उसे शो कर दिया 8,000 रुपए का। तो ये भी हमारे मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, reconciliation and confirmation involve shifting funds between accounts to conceal the fraud। तो reconciliation and confirmation एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम जो फंड्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जो है ट्रांसफर करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि हमारा जो फ्रॉड है उसे हम यहाँ पर छुपा सके। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो रिकंसिलेशन और कंफर्मेशन है इससे हम यहाँ पर फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि छुपाते हैं।
नेक्स्ट है प्रिवेंशन रिक्वायर्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट वाउचर इनवॉइसेस बाय ऑडिटर। तो अगर हम यहाँ पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑडिटर है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वाउचर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, उन्हें प्रॉपर यहाँ पर रिव्यू जो है वो करना पड़ेगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर व्हाट टेक्निक इन्वॉल्व शिफ्टिंग फंड्स बिटवीन अकाउंट्स टू कंसील द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कैश फ्रॉड है उसको कंसील करने के लिए, उसको छुपाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम फंड्स को अकाउंट्स के बीच में शिफ्ट करते रखते हैं ताकि उसके ओरिजिन का पता ही ना लग सके। ऑप्शन है कैश रोटेशन, फंड्स डाइवर्जन, टीमिंग एंड लेडिंग, अकाउंट री एलोकेशन। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा, टीमिंग एंड लेडिंग इज द करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल दो आपको, तो मान के चलो हमारा यहाँ पर एक ए पर्सन का अकाउंट था बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, जो कैशियर उसने क्या किया, ए पर्सन से अकाउंट से यहाँ पर 10,000 रुपए निकाले और उसको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में शिफ्ट करता रहा। जैसे बी में ट्रांसफर किया, फिर बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में, एफ में, ताकि फंड का ओरिजिन कहां से हुआ है वो पता ही नहीं लग सके, फ्रॉड का पता ही नहीं लग सके। क्योंकि देखो ए पर्सन के अकाउंट से बैलेंस गया, ठीक है, बी पर्सन के अगर अकाउंट में 10,000 चले जाते हैं, बैंक बाद में से उसको ट्रांसफर कर देते, तो पर्सन क्या सोचेगा कि गलती से हो गया था, बैंक ने अपनी गलती सुधार लिया, तो वो ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, जिससे फ्रॉड जो है वो छुपा रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन टू शेयर होल्डर ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर ऑडिट की टाइप है जो कि यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए परफॉर्म की जाती है और कंपलसरी होती है, जिसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि वो यहाँ पर शेयर होल्डर को एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करे कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस की वो ट्रू और फेयर यहाँ पर है कि नहीं। ऑप्शन है स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसी ऑडिट होती है जो कि लॉ के अंदर जो लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए कंपल्सरी परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, तो उसके अंदर कंपनी को साल में एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म करनी ही पड़ती है। उसके बाद हमारी जो ये तीन है ये भी हमारी इंपॉर्टेंट टाइप्स है यहाँ पर ऑडिट की। जैसे कि पहले अगर हम बात करें कंटिन्यूस ऑडिट की, तो कंटिन्यूस ऑडिट एक ऐसी ऑडिट होती है जिसके अंदर हम कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर ऑडिटिंग परफॉर्म करते हैं। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, साल में एक बार परफॉर्म किया जाता है, पर कंटिन्यूस ऑडिट ऐसी ऑडिट है जो कि साल में लगातार यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। देखिए रियल टाइम बेसिस पे जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो वैसे वैसे उसकी यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट के अंदर बेसिकली हमारे यहाँ पर जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कोई प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कितनी है, कोई यहाँ पर प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है उसकी यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, उसकी यहाँ पर चेकिंग की जाती है कि ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं वो एक्यूरेट और लेवल है कि नहीं, ताकि हम यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन कर सके और कॉस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर जो है वो कर सके। तो कॉस्ट ऑडिट बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट रिलेटेड जितना भी डाटा है उसकी यहाँ पर चेकिंग और एग्जामिनेशन करता है। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट बेसिकली यहाँ पर चेक करता है कि जो बैंक है वो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, यानी कि वो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमारा जो ऑडिटर वो चेक करता है कि जो बैंक की यहाँ पर पॉलिसीज प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है वो बैंक की खुद की इंटरनल पॉलिसी और आरबीआई की जो रेगुलेटरी गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, कहीं पे भी यहाँ पर वायलेशन तो नहीं की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो क्या था, ऑप्शन है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डैश डैश ऑडिट इंश्योर्स द एक्यूरेसी, completeness and reliability of organization financial statement for a specific accounting period। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक ऐसा ऑडिट जो कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट, कंप्लीट और रिलायबल है कि नहीं। ऑप्शन ए कॉस्ट ऑडिट, ऑप्शन बी कंप्लायंस ऑडिट, ऑप्शन सी फाइनेंशियल ऑडिट या फिर ऑप्शन डी एनुअल ऑडिट। तो ऑप्शन डी एनुअल ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। एनुअल ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डज द इंटरिम ऑडिट टिपिकली टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो हमारा इंटरिम ऑडिट है
वो यहाँ पर कब यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इंटरिम ऑडिट का मतलब समझ। इंटरिम ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के मिड में यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मिड का मतलब क्या है कि ना तो स्टार्टिंग में ना ही एंड में, साल के बीच में यहाँ पर कहीं पे परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए इसीलिए ये जो हमारा इंटरिम ऑडिट होता है वो बेसिकली टू एनुअल ऑडिट के बीच में यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। जैसे एग्जांपल तो 2019, 2018-19, 2019-20 दो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो एनुअल ऑडिट क्या होता है, जब साल खत्म हो जाता है, यानी कि हमारा 2018-19 का जब साल खत्म हो तब यहाँ पर ऑडिट परफॉर्म किया गया, ठीक है। और 2019-20 का जब साल खत्म हो तब यहाँ पर एनुअल ऑडिट परफॉर्म किया। तो जो इंटरिम ऑडिट होता है वो बेसिकली इनके बीच में, मान के चलो जब यहाँ पर 2018-19 खत्म हुआ, ठीक है, उसके 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यहाँ पर इसको परफॉर्म किया गया, तो इसे हम इंटरिम ऑडिट कहेंगे। और ये दो ऑडिट के मिड में यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी एट अ मिड पॉइंट बिटवीन टू फाइनेंशियल ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। क्या है, इज द करेक्ट आंसर। इसको आप एनुअल ऑडिट भी कह सकते हो। विच ऑडिट इवेल्युएट्स ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ऑडिट होती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, पॉलिसीज बनाती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, उसकी यहाँ पर इवेल्युएशन करती है। ऑप्शन ए कंटिन्यूस ऑडिट, ऑप्शन बी कंप्लायंस ऑडिट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑडिट, या फिर ऑप्शन डी टैक्स ऑडिट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैनेजमेंट ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। तो मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली हमारा जो मैनेजमेंट है उसके एग्जामिनेशन करता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, वो जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, वो जो पॉलिसीज बना रहा है, वो जो स्ट्रेटजीज बना रहा है, वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव होंगे कि नहीं। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो इसमें हम मैनेजमेंट की एबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा मैनेजमेंट ऑडिट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व डिटेल्ड चेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल्स और बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू मेक श्योर दैट दे आर पेइंग द राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो एक ऐसा ऑडिट जिसके अंदर हम यहाँ पर इंडिविजुअल और बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अपना जो टैक्स है वो प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन ए कंट्रीज ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, और ऑप्शन डी टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो टैक्स ऑडिट क्या है, कैसे परफॉर्म किया था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, हम यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस यहाँ पर काम करता है, बिल्कुल काम करता है, ठीक है। अब देखो उसके यहाँ पर कुछ टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, जैसे कि जो वो इनकम कमाता है उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ता है, ठीक है। अब टैक्स ऑडिट के अंदर हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि जो हमारे बिजनेस है, जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, उसकी चेकिंग करके हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा बिजनेस है क्या उसने अपनी इनकम को प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया है कि जैसे हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लॉ है, एक्ट है, उसके अंदर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिडक्शंस दी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अलाउ है, यानी कि इनकम को कैलकुलेट करने से पहले जो बिजनेस है वो इसको डिडक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या जो डिडक्शन है वो प्रॉपर्ली उसको डिडक्ट किया गया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बिजनेस को डिडक्शन मिला था 1,50,000 का, पर उसने जो डिडक्शन है वो यहाँ पर 2,50,000 की कर ली, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये सभी चीजों को देखकर ये देखेंगे कि जो इनकम है वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हुई है कि नहीं। उसके बाद जो इनकम टैक्स है उन्हें यहाँ पर प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया है कि नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और बाद में उसे पे किया है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम जो टैक्स रिटर्न होती है, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर चेक जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑडिटिंग कंपेयर टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑडिटिंग का अकाउंटिंग के साथ कंपैरिजन करें तो हमारा जो ऑडिटिंग है उसका यहाँ पर क्या प्राइमरी फोकस होता है। पहला, ऑडिटिंग एम्फसाइजेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेसी। तो जो ऑडिटिंग है उसका मेन फोकस होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेसी के साथ की जाए, और जो अकाउंटिंग है उसका फोकस होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ऑडिटिंग असेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो ऑडिटिंग है वो असेस करते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, और जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है। उसके बाद जो ऑडिटिंग है वो इंश्योर करती है कि जो लॉस है, रेगुलेशंस है, उनके साथ यहाँ पर प्रॉपर कंप्लायंस किया जा रहा है,
ठीक है। और जो हमारा अकाउंटिंग है वो बेसिकली डील करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के साथ। उसके बाद जो ऑडिटिंग है वो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करती है, वाइल अकाउंटिंग इवेल्युएट्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट रहेगा। तो ये प्राइमरी फोकस यहाँ पर बताता है ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग का। तो ऑडिटिंग का काम है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर की जाए, और जो अकाउंटिंग है उसका फोकस होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको हम प्रॉपरली यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ पर हो सके। कई बार जो एग्जामिनर है वो इसी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है और वो जानना चाहता है कि आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर जितने भी डे टू डे बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम प्रॉपरली मैनर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होती है। ठीक है, और ऑडिटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट की उसकी यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिन की जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेचर की। तो अगर हम नेचर की बात करें तो जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको प्रिपेयर करते हैं और फाइनल करते हैं। और जो ऑडिटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी रिलायबिलिटी को चेक करता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको असरटेन करें और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट शो हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उन्हें हमें स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, ताकि उसके बेस पर हम जाने कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है और पोजीशन कैसे रही है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट्स है वो करेक्ट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, उसको सर्टिफाई करना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्कोप की बात करें तो जो हमारा अकाउंटिंग है इसके अंदर यहाँ पर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है मैनेजमेंट की, जो स्टेक होल्डर्स है उस वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। मतलब कि इसका जो स्कोप है ना वो बेसिकली हमारे जो मैनेजमेंट है और जो लॉज है वो यहाँ पर बताएंगे। कमेंसमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग यहाँ पर एंड होती है, और ऑडिटिंग तब स्टार्ट होती है जब अकाउंटिंग यहाँ पर एंड होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले बुक कीपिंग होगी, यानी कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो यहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग की जाएगी, अकाउंटिंग जैसे ही खत्म होगी तब हम यहाँ पर ऑडिटिंग परफॉर्म करेंगे। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर जो है वो हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज ऑडिटिंग डिफर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। तो हमारी जो ऑडिटिंग है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर कैसे डिफर जो है वो करती है। पहला, ऑडिटिंग इवैल्यूएट्स इंटरनल कंट्रोल। जो हमारी ऑडिटिंग है वो हमारे इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करती है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में फोकस करती है। उसके बाद जो ऑडिटिंग है वो इंश्योर करती है कि जो रेगुलेशन है उनके साथ कंप्लाइंस किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रिलेटेड होती है। जो ऑडिटिंग है वो रिव्यू करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करती है। ऑडिटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करती है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर जितने भी सस्पेक्टेड फ्रॉड होते हैं, मिसकंडक्ट होते हैं, उसको यहाँ पर एग्जामिन करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि जो ऑडिटिंग है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पर स्टडी करती है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करती है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेसिकली यहाँ पर ऐसे एरियाज जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस लग रहे हैं, कोई मिसकंडक्ट हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए यूज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ फटाफट से यहाँ पर ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आपको हो सके। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ऑडिटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, और वो यहाँ पर बिजनेस की ट्रू और फेयर व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन है उसका मेन पर्पस क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज इंक्वायरी के अंडर है, कोई भी मैटर है जो इंक्वायरी के अंडर है, तो उससे रिलेटेड इसेंशियल फैक्ट को जो है एक्वायर किया जा सके, उसके बारे में जाना जा सके। पीरियड की बात करें तो जनरली ये 1 साल के लिए यहाँ पर की जाती है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर 1 साल से ज्यादा के लिए भी हो सकती है। जैसे अगर कोई फ्रॉड हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आज भी हो सकती है। अगर हम स्कोप की बात करें तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड है, पर इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और बहुत सारी चीजों पे फोकस करता है। जैसे कोई मिसकंडक्ट हुआ है, किसी ने किसी के साथ मिसबिहेव किया है, कोई रूल तोड़ा है, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेक किया जाता है। अगर हम कंपल्शन की बात करें तो हमारा ऑडिट क्या है, यहाँ पर लीगली कंपल्सरी है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है,
और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है। जब हमें चाहिए होता है, यानी कि हमें किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना है तो हम तब हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी ऑडिटिंग है वो साल के एंड में जनरली परफॉर्म की जाती है। और जो ऑडिटिंग है वो कभी भी, जब भी यहाँ पर कोई सस्पेशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि कोई भी फ्रॉड यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बारे में हमें कोई शंका है, तब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट है वो प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी जो फॉर्म है वो पहले से ही यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की बात करें तो उसके ऊपर किसी भी तरह का यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, सॉरी, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिया होता है। यानी कि और जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने हिसाब से जो रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करता है। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करता है ऑनर। और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसके अंदर जो थर्ड पार्टी है वो भी यहाँ पर पॉइंट कर सकती है। जैसे अगर कोई क्रेडिटर है, वो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उसने, और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके पास प्रॉपर यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, हमारे इन्वेस्टिगेटर की, तो वो जरूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, बस उसके पास तजुर्बा होना चाहिए तहकीक करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द कमेंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कमेंसमेंट ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग। तो यहाँ पर आपको पता लग गया ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जो अकाउंटिंग है जब वो यहाँ पर कमेंस होती है तो बुक कीपिंग यहाँ पर एंड होती है, और जो ऑडिटिंग है वो यहाँ पर बिगिन होते हैं जब यहाँ पर अकाउंटिंग एंड होती है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो बुक कीपिंग है जब वो एंड होगी तो हमारी कमेंस होगी अकाउंटिंग, और जब अकाउंटिंग एंड होगी तो ऑडिटिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर ऑडिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर टू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर टू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है जीईजी के लिए। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल में मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।